तो लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया था बच्चा। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो नोट करना। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है। हाँ बच्चा, सभी को अटक रहा है क्या? यस सर। और वीडियो भी। यस सर। यस सर। रुको कुछ करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इट करो अकॉर्डिंग टू इट impossible to measure according to it impossible to measure according to it impossible to measure simultaneously the exact value of position and exact value of momentum for any small particle like electron, proton, neutron. According to it, impossible to measure simultaneously the exact value of position and exact value of momentum for any small particle the exact value of position and exact value of momentum for any small particle like electron, proton and neutron. तो क्लियर है बच्चा लोग? ये है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है ना? ये था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो उन्होंने बोला तो है क्या कि वैल्यू और मोमेंटम को एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उन्होंने बताया अगर तुमको प्रेडिक्ट करना भी है तो इसमें अनसर्टेनिटी कितना होगा, मतलब किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। इसके थ्रू एक साथ दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कितना अनसर्टेनिटी है पोजीशन और मोमेंटम में, इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेल्टा एक्स जो है ये बताता है अनसर्टेनिटी
इन पोजीशन, और डेल्टा पी बताता है जो कि है मोमेंटम, ठीक है ना। डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम, जो कहता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अच्छा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोमेंटम हाँ वो तो है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बताओ? मास इंटू वेलोसिटी। इनटू वेलोसिटी। तो वैसे डेल्टा पी इक्वल टू मास इंटू, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होगा, मास के लिए वेलोसिटी से ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लिखी है। एच क्या है बच्चा लोग? प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है वैल्यू? 6.6 10 to the power minus 34 यूनिट है जूल सेकेंड। एम क्या है बेटा? मास ऑफ माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। इसका एक इक्वेशन डेल्टा पी का वैल्यू पुट कर दोगे तो बन जाएगा, एंड डेल्टा एक्स का एक्स, एम मतलब मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है बच्चा? तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी यही कहता है कि अगर किसी का पोजीशन है तो मोमेंटम नहीं बता सकते एक बार में, अगर मोमेंटम बता रहे हो तो पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या कहता है ये? अगर आप पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, अगर मोमेंटम का बता रहे हो तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? माइक्रो पार्टिकल पे, उनमें अनसर्टेनिटी आता है, और उस अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ठीक है ना बच्चा? तो नोट कर लो फॉर्मूला जल्दी से। एक साथ मोमेंटम और वेलोसिटी क्या बोलते हैं, पोजीशन को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, किसी ना किसी में अनसर्टेनिटी आएगा, और वो अनसर्टेनिटी इस गिवन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। सर वैसे जैसे- उनका कहना सही भी है, अगर कोई चीज खड़ी है तो आप उसकी स्पीड कैसे बताओगे, अगर स्पीड में है तो उसकी ये कैसे बताओगे कहाँ खड़ी है वो चीज। हाँ बिल्कुल सही है, यही है। होता क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चुपचाप पड़ा है तो पोजीशन तो बता दोगे, ठीक है ना, लेकिन उसका स्पीड बता पाओगे क्या? अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कहीं भी जा रहा है, nth ऑर्बिट में कहीं भी जा रहा है, हमको थोड़ी पता है कहाँ पे जा रहा है, कि वो तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब इक्विपमेंट इतने सारे हैं कि इसके स्पीड को देख के बता सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना, या एनर्जी के थ्रू वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जितने एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक का पता है तो वेलोसिटी निकल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है ये थोड़ी बता सकते हैं उस समय। तो पोजीशन बताने के, पोजीशन बताएं तो किस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए बेटा? वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी बता रहे हैं तो पोजीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है अनसर्टेनिटी इन, तो इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है ना बच्चा लोग?
लेकिन वो अनसर्टेनिटी होगा भी एक्चुअल में कितना, ये इस फॉर्मूले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, कर सकते हैं। छापो जल्दी से। नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग है डी ब्रॉगली थ्योरी। पार्टिकल एंड वेव नेचर मैटर। तो हेडिंग नोट करो, डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली थ्योरी। मैटर यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉन कर लो। पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी माइक्रो पार्टिकल, ठीक है ना बेटा? तो इनका कहना था अकॉर्डिंग टू इट, ये कहते थे बेटा कि जो माइक्रो पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चा हम? इलेक्ट्रॉन, Electron. माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। और कौन हो सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इवन एटम भी ना, ठीक है ना? एटम मॉलिक्यूल्स, ये भी। तो जितने भी माइक्रो पार्टिकल हैं उनके पास ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल कैरेक्टर होता है। इसलिए इस थ्योरी को कभी हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू इट माइक्रो पार्टिकल like electron, proton, atom, microparticles are behave dual properties. Dual properties. First is a wave. First जो प्रॉपर्टी है act as a wave, and second है बेटा act as
material particle. According to it, microparticles are behaves dual properties या फिर shows dual nature, ठीक है ना? Dual nature. First is act as a wave and second is act as a material particle. तो जितने जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उसके पास दो नेचर होगा, एक वेव और दूसरा मटेरियल. वेव कैसे फ्लो करता है बेटा? ये वेव का नेचर होता है, ठीक है ना बेटा? वेव कैसे फ्लो करता है? वेव कैसे फ्लो करता है? वेव कैसे फ्लो करेगा बच्चा? आज में ऊपर तो आज में नीचे ऐसे गाते हुए, मतलब क्या बोलते हैं? क्रस्ट और टॉक के फॉर्म में वेव क्या करेगा? फ्लो करेगा. और पार्टिकल कैसे फ्लो करता है बेटा? लीनियर, लिनियर तो नहीं करता होगा मेरे ख्याल से. एंगुलर, Straight. लिनियर वही तो हुआ ना बच्चा, उसका कहने का अप एंड डाउन, एंगुलर, रैंडम. नहीं, पार्टिकल रैंडम कैसे है? अगर कोई पत्थर को फेंकोगे तो क्या ऐसे जाएगा? कभी उधर तो कभी इधर, कभी इधर इधर. यहाँ से एक बंदा पार्टिकल को थ्रो कर रहा है, ठीक है ना? तो पार्टिकल कैसे जाएगा? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर इधर उधर, ऐसे घूम के ऐसे जाता है क्या? तो रैंडम तो होगा नहीं. पार्टिकल मतलब पत्थर समझ लो, पत्थर को फेंक रहे हो तो कैसे जाएगा पत्थर? नीचे पत्थर तो लीनियर ही जाता है. लिनियर जाता है. लिनियर जाएगा मतलब ऐसे जाएगा ना, जैसे पिक्चरों में दिखाता है, कार्टून में. ऐसे थ्रो कर दिया पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे थका, यहाँ पे फट से नीचे गिर गया. ऐसे गिर जाता है क्या पार्टिकल? या किसी ने पार्टिकल ऐसे फेंका ऊपर, अब तुरंत ऐसे नीचे गिर जाता है उसके बाद? सर स्विंग करता है. सर पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर धीरे नीचे आएगा. हाँ, पहले ऊपर जाएगा, ठीक है ना? जिस एंगल में फेंकोगे फिर धीरे धीरे क्या होगा? कुछ हद तक स्ट्रेट जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? नीचे आते जाएगा, ठीक है ना? तो ये पार्टिकल नेचर हुआ. तो जितने भी माइक्रो पार्टिकल उनके पास ये भी नेचर होते हैं और ये भी नेचर होते हैं. मतलब वे के फॉर्म में भी फ्लो हो सकते हैं और पार्टिकल, ठीक है ना? इसी को बोला जाता है डी ब्रॉगली थ्योरी. कब कौन सा नेचर शो करेगा? जब एनर्जी हाई होगा, एट हाई एनर्जी. और ये वाला कब शो करता है? समझ में ही क्या होगा बेटा? एट लो एनर्जी. इतना एनर्जी दे दिए पार्टिकल को, इतना कि वो सनलाइट का एनर्जी ले लिया, तो वेव तो बन ही जाएगा बेटा. लो एनर्जी है तो पत्थर की तरह दिखेगा, मतलब जाएगा एक हद तक और फिर धीरे धीरे नीचे. तो माइक्रो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ये कैसे होते हैं बेटा? या तो वेव नेचर शो करेंगे या फिर पार्टिकल, ठीक है ना? डिपेंड करेगा उसका एनर्जी क्या है. तो इसी को बोला जाता है डी ब्रॉगली थ्योरी, ठीक है? समझ में आ गया डी ब्रॉगली थ्योरी क्या कह रहा है? Yes sir. यस सर. एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगा तो मतलब वो सुपरमैन बन जाएगा बेटा. वे बन उससे भी ज्यादा ना. सुपरमैन से फास्ट कौन दौड़ता होगा? फ्लैश. कोई भी दौड़ता होगा. फ्लैश नहीं दौड़ता. पिक्चर नहीं देखते हो क्या? कौन सा था ये लास्ट वाला जिसमें सुपरमैन मर जाता है फिर जिंदा करते हैं, फ्लैश मारने जाता है तो आंख घुमा के देखता है फ्लैश का हालत खराब. हाँ तो सर लेकिन फ्लैश तो खुद एनर्जी है ना. तो क्या होता? मुझे लगा कैरेक्टर की बात कर रहे हो तुम. चलो छापो, बहुत पिक्चर देखते हो तुम लोग. अब देखो ये बोल तो दिया था, बोलने से काम थोड़ी ना चलेगा भाई. उन्होंने रिलेशन भी बताया दोनों के बीच, वही देख लेते हैं.
तो दो दिग्गज साइंटिस्ट का यूज किया उन्होंने थ्योरी, एक प्लांक्स और एक हमारे उस समय सदी के सबसे महान साइंटिस्ट, किसकी बात कर रहा हूँ? न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और कोई। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। हाँ, आइंस्टाइन। नोट कर लिए? यस। यस सर। ये समझते ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। दो दिग्गज लोगों के थ्योरी का यूज किया। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, क्या कहता है बेटा प्लांक्स थ्योरी? Ray of light is made up of small particles. हाँ, एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एच, ठीक है ना? तो प्लांक बाबा का कहना था। अब आइंस्टीन बाबा क्या कहते हैं बेटा? आइंस्टाइन बाबा ना क्या कहते हैं वो? क्या स्पेलिंग? EAN, फिर यही है ना, EAIN और HK। नाम सोच समझ के रखा था कि उन्होंने स्पेलिंग अपने नाम का। आइंस्टीन ने, हम तो आइंस्टीन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन, अजीब लगता है। थ्योरी, अरे लिखना पड़ेगा पहले, अकॉर्डिंग टू फलाना थ्योरी, EINSTEIN। मालूम इनका थ्योरी क्या होता है? एनर्जी और मास के बीच रिलेशन बताया था। Equals to Equal to E is equals to mc square। हाँ, चलो कॉपी में लिखा मिल जाता है बेटा, अगर प्रैक्टिकल कॉपी ये सब लोग है तो बचपन में किसी महापुरुष ने कहा होगा इस स्कूल में आपके कि अगर LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे? बराबर। इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा बेटा इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से देखो? h nu is equals to mc square। अब न्यू इक्वल टू क्या होता बच्चा? प्लांक्स थ्योरी में हमने बताया था c/λ होता है ना? तो h c/λ m इंटू सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोग? h इंटू सी डिवाइडेड बाई m इंटू सी स्क्वायर। तो जो कट रहा है काट डालो, बच्चा क्या? h अपॉन m इंटू सी। तो वेवलेंथ और मास ऑफ पार्टिकल के बीच रिलेशन, ठीक है ना? सी स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, एक क्या बोले, माइक्रो पार्टिकल act as a material या सोर्स मटेरियल नेचर। तब क्या होगा बेटा? जो इस स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? v से, ठीक है ना? वेव की तरह शो करता है तो c से। वेव नेचर शो कर रहा है तो उसके स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? वेव की तरफ बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके स्पीड को लाइट के स्पीड से, मतलब लाइट के वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिंपल सा ऑर्डिनरी पार्टिकल हुआ तो उसके वेलोसिटी के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? v। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा? जो लैम्डा है वो होगा h अपॉन m इंटू v। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने काम आएगा। अच्छा,
काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे mv दिख रहा है ना, तो mv का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा बेटा? mv इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और mv का मतलब क्या होगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन v। तो बाय इक्वेशन 4 में mv का वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा बेटा? लेमडा h अपॉन 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही मिलेगा ना बच्चा लोग, अपॉन v के टर्म को गायब ही कर देते हैं, सबसे अच्छा ना v निकाल लेते हैं। v का वैल्यू क्या होगा बेटा बताओ तो? यही होगा ना? v का वैल्यू यही होगा कि नहीं होगा बेटा? v इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। तो v का वैल्यू पुट करो, क्या आएगा बेटा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। बेटा आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। तुम शांत हो गए थे ना इसलिए। अब 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m, इस m को अंदर ले जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर होगा बेटा? यस सर। ऐसे तो फिर अंडर रूट और रूट स्क्वायर कट जाएंगे। अरे रुको ना भाई, काटना था तो लाई क्यों थे अंदर? रुको अभी, इसका मतलब वही होता है ना बेटा, यहाँ से m और m कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो ये रिलेशन होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंथ के साथ। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा रिलेशन? छापो। तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए। बना कैसे है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v का वैल्यू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। यहाँ वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 4 में, तो आपको इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? m स्क्वायर। तो वही यहाँ पे रखा हूँ मैं रूट के अंदर। छापो जल्दी से। ये था ब्रॉगली थ्योरी या ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन किया बच्चा लोग? यस सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखे होंगे आपको टेक्स्ट, मतलब जो हमने एपीपीएस सेंड किया आपको। यस सर।
तो सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ गया एफपीएस? अलग से एक बना ही होगा डी ब्रॉगली थ्योरी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने नोडल्स दिया है डी ब्रॉगली। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट दिया है ना, डी Yes, ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, तो कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 नोट करो कॉपी में, एफपीएस का क्वेश्चन नंबर 60। A 200-gram cricket ball is thrown with speed centimeter per second. What will be its de Broglie wavelength? है ना? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज। नहीं करेंगे क्वेश्चन रिपीट, एफपीएस ओपन करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है? वहां फटाक से नोट करो, तब तक हम यहाँ पे जो सिंबल यूज है उनका नेम नोट कर लें। कौन कौन से सिंबल है? लेमडा, तो क्या बोलेंगे इसे बेटा? वेवलेंथ नहीं होगा ये, यहाँ पे इसको बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना? सर नॉर्मल H. वेवलेंथ लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, डी ब्रॉगली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अब उन्होंने इतना तामझाम किया, ये रिलेशन बताया, और तुम उनको मतलब थोड़ा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे उनके नाम को, तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर से आ जाएंगे नीचे तो सताने लग जाएंगे, तुम उनको बता देते हैं। अरे एक आध दो थ्योरी देख के और चल गया तो और रेड हो जाएगा फिर। उनका रिस्पेक्ट देने के लिए उनको ऐसा बोल देते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर हाँ, ये लेमडा इंटू एच अपॉन एम इंटू वी कहाँ से आया? अच्छा, कौन सा लेमडा इक्वल टू क्या बेटा? एच, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये वाला? फोर्थ फोर्थ इक्वेशन बेटा यहाँ पे देखो ना, पढ़ो ना। इफ माइक्रो पार्टिकल एक्ट एज अ मेटेरियल पार्टिकल, हैंस स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो बेटा पार्टिकल की स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा कर बोलते हो क्या? कोई दौड़ रहा है तो उसको बोलते हो देखो सी स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब सनलाइट की स्पीड से दौड़ रहा है, ऐसा बोलोगे? उस समय उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेलोसिटी वी ना। तो ये वेलोसिटी किसका था? लाइट का। पार्टिकल का वेलोसिटी वी। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या रख दोगे? v, क्योंकि हम लोग पार्टिकल मान लिए। यहाँ पे ये वेव नेचर था, और यहाँ पे इक्वेशन बता रहा है ये पार्टिकल नेचर है। तो लेमडा एच एम, और कौन सा वैल्यू आया था बेटा? अच्छा, मास ऑफ माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन लिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, याद रखना, ग्राम में अलग आएगा। वी फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और सी क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड वाला टर्म कट गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 60 नोट डाउन कर लिया बच्चा लोग? क्या क्या किया मैंने क्वेश्चन में? एफपीएस में क्वेश्चन नंबर 60।
क्या है बेटा क्वेश्चन में? गिव वन डाटा इज, बोलने का कष्ट करे, क्या क्या गिवन है बच्चा? मास ऑफ बॉल। हाँ, मतलब मास ऑफ पार्टिकल। एम का वैल्यू कितना दिया बेटा? 200 ग्राम। और क्या किया ना बेटा? उसका स्पीड ऑफ बॉल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब बॉल। वी दिया है, कितना दिया बेटा? 310 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना? यस सर। क्या पूछा बेटा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा बेटा? h अपॉन mv। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। m का वैल्यू 200 ग्राम, पहले 200 लिख लेते हैं। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻3। यूनिट नहीं सॉल्व करोगे तो बेटा पछताओगे यहाँ पे। h का यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड। ये किस में बेटा? मास ग्राम में। ये स्पीड किस में है? सेंटीमीटर। सर हाँ बेटा। सर इधर एच का वैल्यू अलग दिया है। कितना अलग दिया बेटा? -34 का होगा ना? सर वो -20 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में दिया है। अच्छा, सिंपल बना दिया क्वेश्चन को तब तो फिर ठीक है ना। यूनिट अलग देगा तो वैल्यू तो अलग होगा ही बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल सा हो गया। तो वो तो दो दो कितना वैल्यू याद रखोगे बेटा? बताओ, बहुत सारा वैल्यू कितना याद रखोगे? तो एक वैल्यू याद रख लो, यूनिट सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा दिया नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ना, इसलिए वहां पे दे दिया है कन्वर्ट करके। तो अब देखो जूल में है तो कैसे चेंज करोगे जूल को? बेटा यहाँ पे ग्राम है, यहाँ सेंटीमीटर है। जूल का मतलब होता है, मैंने कहीं नोट तो आया था, याद आ रहा है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, यही था ना बेटा। तो इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा? केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। वहां पे जो वो वैल्यू रखोगे ना बेटा तो इतना तामझाम नहीं होगा, लेकिन उतना सिंपल क्वेश्चन हमेशा नहीं मिलेगा, यूनिट सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें। तो बताओ केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर, तो 100 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, यही होता ना। 1 मीटर को जैसा वैसे ही रहने देता हूँ। अब मीटर इंटू मीटर कर सकता हूँ ना भाई, 2 टाइम्स है तो 1 मीटर को क्या कर लूँ? 100 सेंटीमीटर। तो कोई तकलीफ है क्या किसी को? किसी के अंदर के आर्यभट्ट को चोट लग गया होगा अचानक, कैसा हो गया सर? ये मैथ तो हमसे बनता ही नहीं है। तो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर को मैं क्या मान लेता हूँ? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसल, तो सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। तो ये चल बसे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल बसा, ग्राम ग्राम चल बसा। तो आंसर लास्ट में क्या बचा बेटा? 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 मीटर, ठीक है। सॉल्व करो यहाँ पे। कितना आएगा बच्चा लोग? 6.6। कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है यार। 10 टू द पावर -34 10 टू द पावर 5, यहाँ से 2 जीरो को हटा दिए, 10 की पावर 5 कर दिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए।
क्या बेटा? into 10 per -34. हाँ अच्छा आंसर बता रहे हो। देखो किसी को तकलीफ हुआ होगा तो बेटा फिर से थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा। 6 हो जाएगा 200 इंटू 3 600 10 टू द पावर 3। तो इसको मैं कर लेता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 30 -34 6.6। ये कितना आएगा बेटा 1.1 इंटू जब बेस सेम हो तो पावर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस होगा कि नहीं होगा? तो कितना आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -39 साथ में 10 टू द पावर 5 मीटर और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। दिया है ऐसा आंसर मीटर में दिया है आंसर सेंटीमीटर में दिया है? सेंटीमीटर में दिया तो क्या करोगे बेटा? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 1.1 into 10 to the power -32. Sir, first 1.1 -32 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो एज का वैल्यू दिया है ना तो उसको तुमको ये चेक करने का जरूरत नहीं है, सीधा वो आ जाएगा। लेकिन एज का वैल्यू हमेशा उस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, या याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो बेटा यूनिट सॉल्व करने आना चाहिए। और बता दे रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री अगर यूनिट नहीं सॉल्व करते तो बेटा बहुत तकलीफ होगा। डाटा तो आएगा 1.1 दिखेगा लेकिन 10 की पावर में कुछ अलग वैल्यू दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह से यूनिट कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो जूल इक्वल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? ग्राम था इसलिए केजी को ग्राम में चेंज किया, सेंटीमीटर था इसलिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में। देखे जो कट रहा है काट डाले, जो बचा बचा डाले। तो 10 टू द पावर 5 बचाता हूँ। क्लियर है सभी को? तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना बच्चा लोग, ठीक है ना? छाप लो। तो यूनिट सॉल्व करने आना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की में भी बोल रहे हैं और केमिस्ट्री में भी। कई क्वेश्चन यूनिट प्रॉब्लम से डायरेक्ट सॉल्व होते हैं और मैक्सिमम बच्चे लोग बस यूनिट में ही मिस्टेक करते हैं, याद नहीं रखते यूनिट को। और लास्ट में बोलते हैं सर मेरे 10 की पावर में अलग आंसर आ रहा है। तो यूनिट देखा करो, जो तुम सॉल्व किया और क्वेश्चन में क्या यूनिट पूछा वो। और जो वहां पे एच का वैल्यू दिया उसको रख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत खत्म कर क्वेश्चन। क्योंकि उसने जूल सेकंड नहीं लेके क्या लिया है, ग्राम। इसमें दिया होगा यूनिट ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया होगा, जिससे कोई तकलीफ ही नहीं होगा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया होगा। छाप लिए बच्चा लोग? yes sir. तो क्वेश्चन में एच का वैल्यू का जो दिया था ना वो यूनिट सॉल्व करके दे दिया था, क्योंकि हमको नीचे चाहिए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड चाहिए। वहां पे दिया हुआ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ताकि आंसर में सेंटीमीटर बचे। यही दिया था ना, तो उसने पहले से ही सॉल्व कर लिया था उसको। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना? यस सर। बाय बच्चा लोग। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? बाय बच्चा लोग।